नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर तो एमए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 2 के ऊपर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं आपके पेपर नंबर 2 का नाम। तो पेपर नंबर 2 का नाम बताया गया है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध। ठीक है, क्या नाम बताया गया है? शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध आपके पेपर नंबर 2 का नाम बताया गया है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन अर्थात शिक्षा शास्त्र है, तो आपको वहाँ का सिलेबस जो है उठा के ज़रूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 2 का नाम शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो ज़रूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 या फिर पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं। जब आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आप सोच कर जाएंगे कि सर ने जो है पेपर नंबर 2 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है, अभी जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको चीर देंगे, फाड़ देंगे, मीन्स बहुत अच्छे से करके आएंगे। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और वहाँ पर आपको प्रश्न पत्र प्राप्त होता है और प्रश्न पत्र में लिखे प्रश्नों को आप पढ़ते हैं, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि भैया सर जी बोल रहे थे कि एक बार सिलेबस जरूर चेक कर लेना, और आपने तो सिलेबस चेक किया नहीं था। क्यों नहीं चेक किया था? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में थे, यही होगा। ठीक है, तो अब आपके वहाँ पे पेपर नंबर जो 2 का नाम है वो शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन है ही नहीं। जब आपके पेपर नंबर 2 का नाम शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन होगा ही नहीं, तो यहाँ के प्रश्न आपको वहाँ पर कैसे देखने को मिलेंगे? तो इसलिए सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं इसके हम कुछ टॉप क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इसका एक पार्ट आ चुका है जिसमें हम लोगों ने लगभग 6 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज ये आपका दूसरा पार्ट है। देखिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताइए कि सर इसका तीसरा पार्ट भी लेकर के आइए। मैं जल्दी से तीसरा पार्ट लेकर के आऊँगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। फिर पेपर नंबर 3 की तैयारी करेंगे, फिर पेपर नंबर 4 की तैयारी करेंगे, एक-एक करके सभी को तैयारी करेंगे। अभी आप लोग सेकंड सेमेस्टर वालों जितनी जल्दी हो सके अपना पेपर कंप्लीट करवा लो, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर की जैसे ही हमें सीरीज़ या बुक्स वगैरह प्राप्त होती हैं, हम तुरंत उधर लग जाएँगे। फिर आपका कहना सुनना नहीं सुना जाएगा कुछ भी, तो आप कहोगे कि सर आप बताते नहीं हो, आप पढ़ाते नहीं हो। तो क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि जब आपको समय था तो आप बोलते ही नहीं थे कि भैया ये भी बता दो, भैया वो भी बता दो। बोलते ही नहीं हो, कमेंट ही नहीं करते हो, तो कहाँ से भैया बता दें? ठीक है, चलिए बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उत्तम पर्यवेक्षण के 5 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। मतलब उत्तम पर्यवेक्षण किसे माना जाएगा? कोई ऐसे 5 सिद्धांत आपको बताने हैं जिसकी वजह से एक उत्तम पर्यवेक्षण हमें पता चल सके। तो आप लिखेंगे उत्तम पर्यवेक्षण के प्रमुख 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। पहला बताया गया है आपका सिद्धांत कि पर्यवेक्षण को प्रशासन से कार्यात्मक रूप से संबंधित होना चाहिए। मतलब बोल रहे हैं जो पर्यवेक्षण होगा उसको प्रशासन से, प्रशासन मीन्स जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्कूल वगैरह का, स्कूल का भी हो, किसी फैक्ट्री का भी हो, कहीं का भी जो हो, वहाँ का एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मीन्स प्रशासन जो होता है उसको, उससे क्या बोलते हैं कि उससे प्रकार्यात्मक रूप से वह क्या होना चाहिए? संबंधित होना चाहिए। मतलब कि कार्य वगैरह से भी वो परिचित हो कि वहाँ पे कार्य कैसे हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी उसको होना आवश्यक है। जानकारी ही नहीं होगी तो वो कैसे पर्यवेक्षण कर पाएगा? तो एक उत्तम पर्यवेक्षण के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह जो प्रशासन है उससे प्रकार्यात्मक रूप से क्या हो? संबंधित हो। दूसरा सिद्धांत बताते हैं कि पर्यवेक्षण दर्शन पर आधारित होना चाहिए। पर्यवेक्षण किस पर होना चाहिए? दर्शन पे आधारित होना चाहिए। ये इसका दूसरा जो है सिद्धांत हो जाता है। तीसरा सिद्धांत बताते हैं कि पर्यवेक्षण को वैज्ञानिक होना चाहिए, मीन्स ये साइंटिफिक होना चाहिए। चौथा जो सिद्धांत बताते हैं वो बताते हैं पर्यवेक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक होना चाहिए, मीन्स उसमें स्कूल या फैक्ट्री जो कुछ भी है उसको जो है मेन ना माने, उसको गॉड मान के किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए? वो प्रजा को दी जानी चाहिए। जो वहाँ के लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों या काम करने वाले वर्कर्स हों, उनको इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, ना कि उस फैक्ट्री को या स्कूल को जो है प्रायिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। पांचवा जो बताते हैं उत्तम पर्यवेक्षण के का जो सिद्धांत पांचवा बताते हैं वो बताते हैं कि पर्यवेक्षण जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सृजनात्मक होना चाहिए, विकासात्मक होना चाहिए एवं व्यावसायिक होना चाहिए। ये तीनों प्रकार जो है सृजनात्मकता में पर्यवेक्षण में जो है क्या होने चाहिए? उपस्थित होने चाहिए। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप जो है उत्तम पर्यवेक्षण के 5 सिद्धांतों के बारे में आराम से उल्लेख कर सकते हैं।
चलिए अब अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर आपसे पूछ रहा है कि पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, कारण बताइए। पर्यवेक्षण क्यों जरूरी होता है, आपको ये भी बताना है। तो आप लिखेंगे विद्यालय में जिस प्रकार अध्यापक की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार वहाँ पर्यवेक्षण की भी आवश्यकता होती है। एक पर्यवेक्षक अनेक विद्यालयों का पर्यवेक्षण करता है। वह विद्यालयों की परस्पर तुलना करते हुए विकास की वास्तविक दिशा का ज्ञान प्रधान अध्यापक को करा सकता है। मीन्स बताते हैं कि जैसे कोई आप विद्यालय चला रहे हैं तो उसमें जिस प्रकार से एक टीचर की इंपॉर्टेंस जरूरी होती है, ठीक उसी प्रकार से जो है आपको पर्यवेक्षण की भी वहाँ पे आवश्यकता होती है। और बताते हैं कि जो एक पर्यवेक्षक होता है वो कई सारे विद्यालयों का, एक विद्यालय का नहीं अनेक विद्यालयों का वो क्या करता है, पर्यवेक्षण करता है। और साथ ही में ही उन सारे विद्यालयों की वो परस्पर में तुलना भी करता है और बताता है वहाँ के जो 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 आपके विद्यालय होते हैं। मान लीजिए अगर आपके विद्यालय किसी तरीके से पिछड़े हैं या किसी चीज़ से अनभिज्ञ हैं, तो उसका ज्ञान जो है प्रधानाध्यापक को कराता है, उनको उन सारी चीज़ों से परिचित करवाता है। कौन करवाता है, वो पर्यवेक्षक करवाता है पर्यवेक्षण के जरिए, ठीक है। पर्यवेक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। कुछ कारण यहाँ पर बताए गए हैं जिनके कारणों से हमें पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। वो कारण कौन कौन से हैं यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। लगभग 5 कारण बताए गए हैं, पांचों कारण को हम जान लेते हैं। पहला कारण ये बताते हैं कि यह विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। मतलब बोल रहे हैं कि यह विद्यालय में जो संचालित हो रही गतिविधियां, मतलब जो विद्यालय में गतिविधियां कराई जा रही हैं, जो गतिविधियां हो रही हैं, उनका मूल्यांकन करने में, मीन्स उनकी जो है क्या बोल सकते हैं, मूल्यांकन मीन्स उनका एक तरीके से आप समझ सकते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जो अभी दिमाग में नहीं आ रहा, हम बता रहे हैं। तो बता रहे हैं जो गतिविधियां उनका मूल्यांकन करने में वो क्या होती हैं, सहायता देती हैं। ये जो है पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण पहला काम इसीलिए जरूरी होता है। दूसरा किसके लिए जरूरी होता है, यह जरूरी होता है पर्यवेक्षक प्रधान अध्यापकों एवं अध्यापकों का मार्गदर्शन कर सकता है। मतलब जो पर्यवेक्षक होता है वो कई सारे जगहों का पर्यवेक्षण करके आता है, नई नई चीज़ों को देख कर आता है, समझ के सीख के आता है। तो वो उन सारी चीज़ों को जो है प्रधानाध्यापक या फिर अध्यापकों को बता सकता है, उनका मार्गदर्शन कर सकता है कि आप भी ऐसा करो, इससे अच्छा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो वह मार्गदर्शन भी कर सकता है। कौन कर सकता है, पर्यवेक्षक कर सकता है। तीसरा बताते हैं किसी भी व्यक्ति को यदि पर्यवेक्षण का पता है तो वह अपने कार्य को भली भांति करेगा। मतलब बोल रहे हैं कोई व्यक्ति ऐसा है जो पर्यवेक्षण से क्या है, परिचित है, तो वो जो भी कार्य करेगा वो अपने कार्य को बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से, बहुत सलीके से करेगा। अतः पर्यवेक्षण व्यक्ति को अनुप्रेरित करने के लिए आवश्यक है। मतलब बताते हैं जो पर्यवेक्षण है यह व्यक्ति को अनुप्रेरित करने के लिए भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, आवश्यक होता है। चौथा बताते हैं पर्यवेक्षण द्वारा अध्यापक और मुख्य अध्यापक को अपने ज्ञान का नवीनीकरण करने में सहायता मिलती है। मतलब बोलते हैं जो पर्यवेक्षण होते हैं या फिर पर्यवेक्षण द्वारा जो है अध्यापक और जो मुख्य अध्यापक होते हैं, ठीक है, अध्यापक और जो मुख्य अध्यापक मीन्स जो प्रधानाध्यापक जिसे आप कहते हैं, उनको ज्ञान का नवीनीकरण, मतलब जो उनका ज्ञान है उसमें कुछ नया शामिल करने में सहायता मिलती है। अपने ज्ञान को अपडेट करने में, जो उनका नॉलेज है उसको अपडेट करने में उनको मदद मिलती है। इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। चौथा कारण जो पर्यवेक्षण जिसलिए जरूरी है। पांचवा कारण बताते हैं कि पर्यवेक्षण द्वारा विभिन्न स्थलों में स्थित विद्यालयों में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। मतलब बोल रहे हैं जो पर्यवेक्षण होता है इसके द्वारा विभिन्न स्थल पे, मतलब कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर विद्यालय स्थित हैं, विद्यालय वगैरह बनाए गए हैं, उनसे संपर्क भी आप रख सकते हैं। किसके द्वारा, पर्यवेक्षण के द्वारा। जब आप संपर्क रख पाएंगे तो मान लीजिए कोई विद्यालय है, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट कर रहा है तो वो आपसे साझा करेगा, तो आप भी अपने जगह पे क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं और अपने में भी परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी जरूरी हो जाता है। 9 नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि क्षेत्रीय पंच निर्णय मंडल के कार्यों का वर्णन कीजिए। जो क्षेत्रीय पंच निर्णय मंडल होता है उनके कौन कौन से कार्य होते हैं ये आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। क्षेत्रीय पंच निर्णय मंडल जो होता है उसके कार्य आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आप लिखेंगे यह एक अर्ध वैधानिक संस्था है, या क्या है, एक अर्ध वैधानिक मीन्स ये हाफ गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं, हाफ गवर्नमेंट, या फिर जिसे आप बोलते हैं क्या, एक वर्ड यूज किया जाता है जब कोई स्कूल आधा सरकारी हो तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है एफिलेटेड, मीन्स कह सकते हैं जुड़ा हुआ या अर्ध सरकारी, इस तरीके से आप बता सकते हैं।
एफलेटेड भी शब्द अच्छा नहीं पड़ रहा है, इसके लिए एक शब्द और यूज किया जाता है। लो आज शब्द को ही भूल जा रहे हैं, क्या बात है, कोई बात नहीं, चलिए। इनमें 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं क्षेत्रीय उप शिक्षक निदेशक। क्षेत्रीय उप शिक्षक जो निदेशक होते हैं ये पहले होते हैं। दूसरे बताते हैं यूपी माध्यमिक शिक्षा संघ का एक प्रतिनिधि भी वहाँ पर उपस्थित होता है। और तीसरा बताते हैं यूपी माध्यमिक विद्यालय प्रबंधक को का एक प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित होता है। इस प्रकार से 3 व्यक्तियों का जो है एक समूह बनाया जाता है, ठीक है, जिसको ही क्या बोलते हैं? पंच निर्णय मंडल कहते हैं। अब इसके कार्य बताने हैं तो आप लिखेंगे उप शिक्षा निदेशक, इसका चेयरमैन होता है। जो आपका उप शिक्षा निदेशक होता है वो क्या होता है? चेयरमैन होता है, मीन्स अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय पंच निर्णायक मॉडल का प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है अध्यापकों एवं प्रबंध समितियों के मध्य उत्पन्न हुए मतभेदों को सुलझाना। मतलब बोल रहे हैं जो प्रधानाध्यापक और शिक्षक और साथ ही साथ जो प्रबंध समितियां होती हैं इनके बीच कभी कभी क्या होता है? मतभेद उत्पन्न हो जाता है किसी बात को लेकर के। तो उन मतभेदों को सुलझाना यह कार्य किसका होता है? पंच निर्णय मॉडल का कार्य होता है, जिसमें आपके 3 लोग होते हैं। क्षेत्रीय उप शिक्षक होता है, निदेशक होता है, साथ ही साथ यूपी माध्यमिक शिक्षा संघ का एक प्रतिनिधि होता है और यूपी माध्यमिक विद्यालय प्रबंधक का एक प्रतिनिधि होता है। इस प्रकार से 3 लोग मिलकर के इनके जो मतभेद होते हैं उनको सुलझाते हैं और इनमें सुलह करवाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 9वें नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। 10वां नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि शैक्षिक प्रशासन की आपको यहाँ पर परिभाषा देनी है। अच्छा क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन, ठीक है, चूंकि ये आपके पेपर से ही जुड़ा हुआ है और ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछ लिया जाता है। तो आप लिखेंगे शैक्षिक प्रशासन अपना ध्यान शिक्षा पर केंद्रित करता है। क्या करता है? जो शैक्षिक प्रशासन होता है ये अपना सारा ध्यान किस पर केंद्रित करता है? एजुकेशन पर केंद्रित करता है। साथ ही साथ बताते हैं शैक्षिक प्रशासन का संबंध शैक्षिक नीतियों, शैक्षिक योजनाओं, निर्देशन, समन्वय एवं शैक्षिक कार्यक्रमों के परिनिरीक्षण से है। मतलब बोलते हैं जो शैक्षिक प्रशासन है इनका संबंध सीधा शैक्षिक नीतियां, मतलब शिक्षा से संबंधित जो नीतियां बनाई जाती हैं उससे होता है। शैक्षिक नियोजन, मतलब किसको क्या पढ़ाना है, जो भी शेड्यूल वगैरह बनाए जाते हैं उससे होता है। निर्देशन मीन्स की निर्देश भी दिया जाए, कैसे कब करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। समन्वय एवं शैक्षिक कार्यक्रम, समन्वय मीन्स कि एक दूसरे के बीच में जो है समन्वय बैठ पाए और साथ ही साथ जो शैक्षिक कार्यक्रम लागू किए जाएंगे उनके परिनिरीक्षण के लिए, मीन्स उनके ऊपर निरीक्षण किया जाए कि क्या ये टाइम पे वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ये सारा कार्य करना जो है किसका काम होता है? शैक्षिक प्रशासन का कार्य होता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च में शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा निम्न प्रकार बताई गई है। कहाँ पर? इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च में जो है शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा बताते हुए लिखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यकर्ताओं के प्रयासों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। मतलब बोल रहे हैं कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो कार्यकर्ता लोग होते हैं उनके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उसमें सामंजस्य स्थापित किया जाता है, ठीक है, तथा उपयुक्त सामग्री को इस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है कि मानवीय गुणों का विकास प्रभावशाली ढंग से हो। मतलब बोलते हैं उपयुक्त सामग्री, जो उसके पास सामग्रियां होती हैं उनको इस प्रकार से वो प्रयोग में लाते हैं, यूज़ में लाते हैं, जिससे जो मानवीय गुण है उनका विकास जो है, उनका जो डेवलपमेंट होना है वह प्रभावशाली ढंग से हो। यह प्रक्रिया केवल बालकों एवं नवयुवकों के विकास से संबंधित नहीं है। मतलब बोलते हैं जो ये प्रक्रिया है ये प्रक्रिया केवल बालक और जो नवयुवक होते हैं इनके विकास से ही संबंधित नहीं होती है, बल्कि इसके अंतर्गत प्रौढ़ों एवं कार्यकर्ताओं के विकास को भी महत्व दिया जाता है। मतलब बोलते हैं जो ये प्रक्रिया है आपकी शैक्षिक प्रशासन वाली, इसमें केवल जो है बालकों को और नवयुवकों के विकास के लिए ही जो है बल नहीं दिया जाता, जोर नहीं दिया जाता, इसमें प्रौढ़ को भी बताया जाता है और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता होते हैं इनके विकास को भी महत्व दिया जाता है, इनके विकास को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। किसके अंतर्गत? शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत। तो आई होप आपका ये 10 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। इसी की एक परिभाषा आप और लिख दीजिएगा, किसके द्वारा? बेल्फोर ग्राहम के द्वारा। बेल्फोर ग्राहम महोदय ने जो है लिखा है शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित करते हुए कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त बालकों की उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने में योग्य बनाता है। मतलब बोलते हैं जो शैक्षिक प्रशासन होता है, उपयुक्त बालक मतलब जो बालक आता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए को उपयुक्त शिक्षकों, बालकों को शिक्षकों द्वारा
मतलब जो टीचर्स होते हैं द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है। जो बालक हैं वो अपने टीचर से शिक्षा प्राप्त कर सकें, उसके यह योग्य बनाता है शैक्षिक प्रशासन, जिससे वह उपलब्ध आर्थिक साधनों को का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। मतलब बोलते हैं कि जिससे वो क्या करते हैं, जो उनके पास उपलब्ध आर्थिक साधन होते हैं उनका वह यूज करते हैं और साथ ही साथ अपने प्रशिक्षण मतलब जो वो पढ़ाना चाहते हैं उसमें सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। मतलब वो जो पढ़ा रहे हैं उसको बेहतर से बेहतर तरीके से बच्चों के सामने पेश कर पाएँ, इसके लिए वो क्या होते हैं, समर्थ हो पाते हैं, योग्य हो पाते हैं या एबल हो पाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है बता सकते हैं शैक्षिक प्रशासन के बारे में। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है शैक्षिक प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे भैया शैक्षिक प्रशासन के बारे में कि प्रबंधन के बारे में कि प्रबंधन से तात्पर्य है किसी संगठन में पर्यवेक्षण संबंधित दायित्वों को संपन्न कराने वाले प्रबंधकीय कार्यक्रमों का एक समूह। मतलब बताते हैं कि कोई भी संगठन है उसमें जो पर्यवेक्षण संबंधित दायित्व हैं उनको संपन्न करवाने वाले जो प्रबंधकीय कार्यक्रम होते हैं उनका एक समूह जो होता है वही आपका प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, प्रबंध की प्रक्रिया के रूप में देखें, ठीक है, प्रबंध की प्रक्रिया के रूप में देखे जाने पर इनमें नियोजन से लेकर नियंत्रण तक समस्त कार्यों का प्रभावशाली ढंग से किया जाना शामिल होता है। मतलब बोलते हैं कि प्रबंध की प्रक्रिया के रूप से देखें तो देखे जाने पर इसमें नियोजन से लेकर के, मतलब बोल रहे हैं जो नियोजन है उससे लेकर के और नियंत्रण तक समस्त कार्यों के जितने भी कार्य हैं उनका प्रभावशाली ढंग से किया जाना, उनको कार्य जो है प्रभावशाली ढंग से हो किया जाना शामिल होता है। एक विषय के रूप में प्रबंध में समस्त नियमों व सिद्धांतों तथा इनकी व्यवहारिकता का समावेश होता है। मतलब बोल रहे हैं एक विषय के रूप में जो प्रबंध होता है और उसमें जो समस्त नियम और सिद्धांत होते हैं तथा इनकी व्यवहारिकता का समावेश होता है। इस तरीके से जो है ये सब कुछ शैक्षिक प्रबंध के अंतर्गत ही आपका आता है। ठीक है, इसी को शैक्षिक प्रबंध को परिभाषित करते हुए आपके कौन पैटरसन तथा ग्रोस ग्रोसवनर महोदय ने, पैटरसन और ग्रोसवनर महोदय ने जो है प्रोनाउंसिएशन अपना देख लीजिएगा, बताते हैं कि प्रबंधन को एक ऐसी तकनीकी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी सहायता से किसी मानवीय समूह विशेष के उद्देश्य व लक्ष्यों को निर्धारित, वर्गीकृत या फिर क्रियान्वित किया जा सकता है। मतलब बोलते हैं प्रबंधन को हम एक ऐसी तकनीकी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो मानवीय समूह होते हैं उनके जो समूह विशेष के जो उद्देश्य होते हैं या फिर जो लक्ष्य होते हैं, जो टारगेट होते हैं, या आप कह सकते हैं जो टारगेट होते हैं, जो लक्ष्य जिसे कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है, उनको निर्धारित करते हैं और साथ ही साथ उनको बांटते भी हैं, वर्गीकृत करते हैं और साथ ही साथ उनको लागू भी करते हैं। किसके द्वारा? शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा या प्रबंधन के द्वारा। ये आपके कौन बताते हैं? पैटरसन और ग्रोसवनर महोदय जी बताते हैं। इसी चीज़ को आपके ओलिवर सोल्डन महोदय जी बताते हुए लिखते हैं। ओलिवर सोल्डन महोदय जी क्या बताते हैं कि सामान्यतः प्रबंध शब्द का प्रयोग नीति निर्माण, कार्यान्वयन, संगठन का प्रारूप तैयार करने, इसके उपयोग में लाए जाने के लिए किया जाता है। मतलब बोलते हैं सामान्यतः जो प्रबंधन है इस शब्द का प्रयोग जो है जब किसी नीति निर्माण का करना होता है या उसको कार्यान्वयन मतलब उस नीति को लागू करना होता है या संगठन करना या फिर प्रारूप तैयार करना हो, इसके लिए इसके उपयोग में लाए जाने के लिए जो है इन सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बता दीजिएगा। आई होप ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लोकतांत्रिक प्रशासन से क्या तात्पर्य है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रशासन से तो आप लिखेंगे लोकतांत्रिक प्रशासन वह प्रशासन है जो लोकतांत्रिक दर्शन व लोकतंत्रीय सिद्धांतों जैसे कि समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व पर क्या है, आधारित होता है। आपका कौन? लोकतांत्रिक प्रशासन। ठीक है, बताते हैं लोकतांत्रिक जो प्रशासन होता है वो एक ऐसा प्रशासन होता है जिसमें लोकतांत्रिक दर्शन, साथ ही साथ लोक या फिर आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिसमें समानता आती है, स्वतंत्रता आती है एवं भ्रातृत्व आता है। इसी पर आपका लोकतांत्रिक प्रशासन क्या होता है,
आधारित होता है। आगे आप लिखेंगे इस दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक प्रशासन का तात्पर्य एक ऐसे प्रशासन से है, किस प्रशासन से है, जो कि सद्भावना, सहनशीलता, एक दूसरे के विचारों के आदर, न्याय तथा कार्य एवं वाणी की स्वतंत्रता पर निर्भर होता है। आगे आप लिखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया। क्या बोलते हैं, जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई हमें, उसके बाद ही हमारे देश ने जो है एक लोकतंत्रीय संविधान को क्या किया है, अपनाया है, अंगीकृत किया है। लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। मतलब बोलते हैं लोकतंत्र की अगर आप सफलता चाहते हैं कि लोकतंत्र जो हम अपनाए हैं वह सफल हो सके, मतलब जैसा चल रहा है वैसा वो 10 साल 100 साल बाद भी चले, तो उसके लिए एजुकेशन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो व्यवहारिक होनी चाहिए। और वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वह शिक्षा जो एजुकेशन आप देंगे वो कैसी होनी चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। यह तभी संभव है जब शैक्षिक प्रशासन लोकतांत्रिक हो। मतलब बोलते हैं, और ये चीज़ें तभी संभव हो पाएंगी जब आपका जो शैक्षिक प्रशासन है वो भी लोकतांत्रिक होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन न केवल शिक्षा में उत्तमता लाता है, बल्कि देश के भावी नागरिकों में लोकतंत्रीय भावना का विकास करता है। ठीक है, ये इस तरीके से आप बता दीजिएगा लोकतांत्रिक प्रशासन के बारे में। इसी लोकतांत्रिक प्रशासन को परिभाषित करते हुए आपके मार्ट महोदय जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन निम्न 3 समूह सिद्धांतों पर आधारित है। कौन बताते हैं, मार्ट महोदय जी बताते हैं कि जो लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन है इसे हम 3 समूह सिद्धांतों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला तो आपका समूह आता है मानवतावादी समूह, दूसरा आता है विवेक समूह, तीसरा आता है अनुकूलन समूह। मानवतावादी जो समूह होता है इसमें आपकी लोकतंत्रीय भावना आती है, क्रियात्मक प्रजातंत्र आता है, न्याय तथा अवसर की समानता पर ये सारा जो है आपका मानवतावादी समूह क्या है, आधारित है। विवेकवादी समूह जो होता है वो सतर्कता, जनता की समझ पर क्या होता है, आधारित होता है। और जो आपका अनुकूलन समूह है ये आपका परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के सामंजस्य पर क्या है, आधारित है। इस तरीके से जो है आप इसके बारे में बता सकते हैं, किसके बारे में, शैक्षिक लोकतंत्रीय शैक्षिक प्रशासन के बारे में। तो आई होप ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इसका अगला पार्ट लेकर के आना है या लेकर के नहीं आना है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।